Welcome to our channel. Today we will discuss about motion in a plane, and in this topic we will discuss about the resolution of vectors. As per the name, resolution of vector क्या है? Resolving a vector. Resolving क्या होता है? अगर हमें सपोज कोई वेक्टर दिया है तो हम उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करें, तो सिंपल वे वी कैन से कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, अगर हमें कोई वेक्टर दिया है तो उसके कंपोनेंट्स को फाइंड करने का प्रोसेस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. सो सिंपल वे, व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर. इसको थोड़ा हम एग्जांपल के तौर पे लें तो अगर हमें सपोज हम किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, ठीक है, तो वहां पे हमें ट्रॉली मिलती है. ट्रॉली का हैंडल जहां पे प्लेस होता है दैट इज ऑलमोस्ट मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज ऑलमोस्ट 45 डिग्री. फिर उसको ड्रैग करना हमारे लिए बहुत आसान होता है अगर उसमें व्हील्स न लगे हों, वो सर्टेन एंगल पे हमें नहीं हैंडल दिया हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग दैट वन, राइट. तो वो हमें क्यों दिया है? एट अ सर्टेन एंगल क्यों दिया है? बिकॉज अगर हम वो एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो हमें लीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो फोर्सेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. सो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं. एंड दैट प्रोसेस of finding the components of a given vector is called the resolution of vectors. आज हमें उसी के बारे में पढ़ना है. Another example we can take कि अगर suppose we have a long log of wood, हमारे पास एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है, stem of a tree we can say, और वो रोड पे पड़ा हुआ है, उसको हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना है, तो क्या करेंगे? हम उठाएंगे? नहीं, it will be very difficult for us. तो हम क्या करेंगे? We will take the bamboo or anything like that और उसको उसके नीचे डालेंगे. फिर एट अ सर्टेन एंगल हम लोग नीचे एक बेस में कुछ देंगे, सपोर्ट देंगे, और उसके बाद जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो लुढ़क जाएगा. तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हम अपना एफर्ट जो है, हमारा जो फोर्स है, फोर्स इज काइंड ऑफ एफर्ट, तो हमारा जो फोर्स है उस फोर्स को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग दैट अप्लायंस. सो सिंपल वे, हम क्या कर रहे हैं? कम एफर्ट पे ज्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए हम अपने फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं इन इट्स कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मतलब पार्ट. तो सिंपल वे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर? तो किसी वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, मतलब उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है. So resolution of a vector is the process of finding the components of a given vector. So let us start with the definition. Resolution of vectors. Process of finding the components of a given vector is called the resolution of vectors. तो ये हमारा resolution of vectors का definition हो गया. अच्छा, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. एंड आई हैव रिटन, ये रिजल्ट है बट अभी नहीं हमें यूज करना है. ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा. मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा, और अगर आपको ये भी याद हो जाए तो इससे बढ़िया चीज और कुछ भी नहीं होगी. तो देखते हैं हम लोग आगे. सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मैंने यहाँ पे ये हमारा वेक्टर R है जिसको हमें रिजॉल्व करना है. ये वेक्टर R है जिसके कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और मैंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. R के कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है. अच्छा, यहां पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है द सेम व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन ऊपर जो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर. तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए.
और ऑलरेडी हमें पता है यूनिट वेक्टर्स हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो उनका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहां पे यूनिट वेक्टर्स को हम लोग आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप is the unit vector along x axis, j is the unit vector along y axis and k is the unit vector along z axis। तो हम लोग यहाँ पे 2D फॉर्म में ले रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पहले हम 2D फॉर्म में ले रहे हैं, 2 डायमेंशन है, x एंड y, प्लेन है ये, तो प्लेन हैविंग 2 डायमेंशंस x एंड y। तो आई एम टेकिंग लेट i एंड j बी द यूनिट वेक्टर्स along x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये यूनिट वेक्टर है और यहां से हमने ये वेक्टर r लिया हुआ है, तो वेक्टर r का ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस हमारा x है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ x, एंड इतना पार्ट हमारा स्मॉल y है, दैट इज द पार्ट ऑफ y एक्सिस। अब यहां पे मैंने लिखा है OC इज x, OC डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज x, OA इज y, मैग्नीट्यूड है। बट अगर इसी को मुझे वेक्टर में लिखना हुआ तो मैग्नीट्यूड तो है और i कैप इसका डायरेक्शन हो गया। तो आई कैन से कि जो वेक्टर OC होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो OC को हमने मैग्नीट्यूड x लिखा है एंड डायरेक्शन इज i। सेम वे OA जो वेक्टर है विच विल बी इक्वल्स टू OB, OA ही OB होगा, दैट इज y इसका मैग्नीट्यूड है एंड j इज द डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में लिखते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड इसका y है और डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर j। सो नाउ वी कैन राइट, अब देख लें हम लोग, एक वेक्टर हमने बताया हमारा OC है और दूसरा वेक्टर OA है और वेक्टर OA ही वेक्टर CB है। तो मैं यहाँ पे एडिशनली लिख देता हूँ वेक्टर OA इज इक्वल्स टू वेक्टर CB इज इक्वल्स टू y इंटू जे कैप। अब हम फिर से देखें ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर ऑर्डर में है तो उनके अपोजिट ऑर्डर वाला हमेशा रिजल्टेंट होगा। तो ये एक वेक्टर है, दूसरा ये एक वेक्टर है और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम अभी फिलहाल वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो सेम डायग्राम आई हैव ड्रॉन ओवर हियर आल्सो, यहाँ पे भी सेम डायग्राम है। तो आई कैन से वेक्टर OB will be vector OC plus vector BC. So we can write in right angle triangle, in right, या हम ट्रायंगल नहीं बात करेंगे, इन ट्रायंगल OCB हालांकि है वो राइट एंगल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, according to triangles law of vector addition, हमें क्या मिलेगा? According to triangles law of vector addition we will get vector OB is equals to vector, ये रिजल्टेंट हुआ ना, तो that is OC plus CB। तो वी कैन राइट वेक्टर OB इज इक्वल्स टू वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB। बट OC हमने यहाँ निकाला है, वेक्टर OC हमारा XI है और वेक्टर CB YJ है और वेक्टर OB इज वेक्टर R। सो वी कैन राइट वेक्टर R इज इक्वल्स टू XI प्लस Y इंटू J। ये हमारा वेक्टर मिल गया, ठीक है, 2D के फॉर्म में वेक्टर मिल गया। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, राइट। अभी
इन राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज x और y हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग रिजॉल्व किसको कर रहे हैं, r को कर रहे हैं, तो r को इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखना है, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ r लिखना है, y को भी इन टर्म्स ऑफ r लिखना है। तो हम क्या करें, अभी हम ये पार्ट में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OCB, इस ट्रायंगल में ध्यान रहे, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हुआ, इफ विल टॉक अबाउट दिस वन साइन थीटा, तो ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो इट इज BC बाई OB, सो इट इज BC बाई OB, बट BC है, सिर्फ BC है, तो BC की हम बात करें तो BC हमारा क्या है, y है ना, BC इज y, सो y बाई OB इज R, तो इट इज y बाई R, R एनीवे हमने कैपिटल लिया हुआ है, यस एवरीवेयर वी हैव टेकन एज कैपिटल R, ठीक है, तो मैं कैपिटल R ले लेता हूँ। सो जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं रिमूव करके कैपिटल R ले लेता हूँ। तो y क्या मिल रहा, देयरफॉर y विल बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, y चाहिए, r इधर चला जाएगा, r साइन थीटा, सो y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, आई विल टेक इट एज इक्वेशन A या 2 चलेगा। इन दिस ट्रायंगल आल्सो विल टेक कॉस थीटा, हम कॉस थीटा ले लें तो कॉस थीटा क्या मिलेगा, आई विल टेक कॉस थीटा, तो कॉस क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट इज OC अपॉन OB, सो इट इज OC अपॉन OB, बट OC क्या है, OC इज x एंड OB इज R, सो इट विल बी x बाई R। सो वापस से हम देखें x क्या होगा, देयरफॉर x विल बी R cos थीटा, वापस से ये R को हम cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें x मिल गया, तो x बिकम R cos थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 से अब हमने क्या बताया कि हमें वेक्टर R चाहिए था, लेकिन x और y के पार्ट्स हमें नहीं पता है, तो हम x को R के टर्म में लिख दिए R cos थीटा, और x को y के टर्म में लिख दिए R sin थीटा, नॉट x, सो प्रोबेबली आई एम टॉकिंग रॉन्ग, x को हमने R cos थीटा लिख दिया और y को R sin थीटा निकाल लिया। अब ये इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, सो नाउ substituting equation 2 and 3 in equation 1. So now substituting equation 2 and 3 in equation 1. So equation 1 becomes, equation 1 क्या हो गया हमारा, as we can see equation 1 हमारा क्या हो जाएगा, equation 1 becomes R इज इक्वल्स टू, अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, R इज इक्वल्स टू x, x इज नाउ R cos थीटा, ये पार्ट, और I भी है, तो R cos थीटा इंटू I, x विल बी R cos थीटा इंटू I प्लस y प्लस, ये वाला प्लस मैंने यहां डाल दिया, y के जगह r sin थीटा इंटू जे कैप, r sin थीटा इंटू जे कैप। सो ये हमें मिल गया वेक्टर। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे लिख दे, सो इट इंप्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू I r cos थीटा प्लस जे r साइन थीटा, हम ऐसे फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया किसका, हमने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट्स को x और
y के टर्म में। तो हम अगर देखें रिजल्ट के बारे में बात करें तो r हमारा क्या है, आई आर कॉस थीटा, मतलब r को हमने r के ही टर्म में लिखा, और यहां क्या था, x और y के कंपोनेंट्स यही थे ना, तो x और y को हमने r के टर्म में लिख दिया। सो वी गेट व्हाट वी वांट, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द, अच्छा एक और चीज है, प्रोबेबली अभी पढ़ा होगा, नहीं तो बाद में पढ़ेंगे आप लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो हमें एक टर्म मिलता है, सिंस थीटा के जगह ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। तो तीनों में ये रिलेशन है। तो यहां से हम लोग इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू आई आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम इसको कॉमन, r को कॉमन ले सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली ले सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। बट मेरा काम शायद यहीं से चल जाए, मुझे जितना एक्सप्लेन करना है, सो दैट इज बेस्ट फॉर अस। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड, अभी हमने बताया कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। सो I will do one thing, just I will copy and paste over here for explaining it proper way. Yes, now we can see. तो इस पार्ट में अगर हम देखें, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, हमें r चाहिए, तो ये x हमें पता है, y भी हमें पता है, तो r in terms of x and y मिल जाएगा, which will be magnitude. So just we can do for that, हम लोग उसके लिए जा सकते हैं। तो we can say in right angle triangle, now in right angled triangle, क्या नाम है, OCB, OCB, OCB में हम पाइथागोरस अप्लाई कर लें तो वी कैन से OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो OB हमारा R है, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो R विल बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इट इज़ द मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड है किसका, जो भी वेक्टर हमें दिया रहेगा, जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका हम मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कोई वेक्टर r हमें दिया है 3i प्लस 4j। अब हम कंपेयर करें xi प्लस yj, हमेशा वेक्टर जो दिया रहेगा ना वो ऐसे फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो x हमारा 3 हो गया और y जो है वो 4 हो गया। तो मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, विच इज r, दैट विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, विच विल बी रूट ऑफ 25, सो इट इज प्लस माइनस 5 या सिंपली 5। सो इन जनरल हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वेक्टर। और रेजोल्यूशन वाली बात जो है वो हमने क्या रिजॉल्व किया, ये रेजोल्यूशन पार्ट है हमारा, कि जो x आया वो r cos थीटा है और जो y आया वो r sin थीटा है। तो मैं सिंपली, हमें अगर r दिया है और थीटा दिया है तो x कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, x कंपोनेंट बिकम r cos थीटा, ये r cos थीटा हो गया। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, और ये कंपोनेंट हमारा r sin थीटा हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब r हमें पता था, r के कंपोनेंट्स हमने इधर कर लिए और इधर कर लिए, इधर का r cos थीटा हो गया और इधर का r sin थीटा। तो यही r को r cos थीटा और r sin थीटा में लिखना ही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ
फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर हमें r दिया है, r का कंपोनेंट एक हो गया x, जो कि x क्या हो गया, x कंपोनेंट r cos थीटा और y कंपोनेंट बिकम r sin थीटा। सो दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अब तक हमने देखा था प्लेन में 2 डायमेंशन होता है x एंड y, बट अगर सपोज हमें 3D दिया हुआ है, 3 डायमेंशंस हैं, तो हम उनका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली 3D है तो उसमें z एक्सिस भी आ जाएगा, xy तो ऑलरेडी है उसमें z एक्सिस आ गया, तो एक कंपोनेंट और बढ़ जाएगा हमारा। तो i, j एंड k कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो वहां आप याद रखिए, जस्ट कंपेयर करिए कि 2D में हमने लिखा था r इज इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे। अब यहाँ z एक्सिस भी आ गया और z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर k कैप है, तो प्लस z k आ जाएगा, दैट्स ऑल, ये वेक्टर हो गया। तो r इज इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे प्लस z k। और मैग्नीट्यूड में हमने क्या निकाला था, 2D में इतना पार्ट था, तो r वॉज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ 3D में z है इसलिए z का भी टर्म इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस z स्क्वायर, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अच्छा, यहाँ हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल देखेंगे एंड बाय एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड। अब हमें सपोज एक फोर्स दिया है F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन और ये एंगल थीटा 30 है, तो हमारा x कंपोनेंट जो है वो fx हो गया और y कंपोनेंट fy हो गया। तो इसका x और y कंपोनेंट क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ लिखा था, ये वेक्टर r है, इसका x कंपोनेंट वाज r cos थीटा, तो r ये थीटा था, ये cos हो गया। ध्यान रहे r cos थीटा लिख दिया था और इसको r sin थीटा लिख दिया था। वही टर्म्स हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ थीटा की जगह 30 है, सबके वैल्यूज हैं, f 20 है, तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x कंपोनेंट विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, x विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये हो जाएगा f cos 30। तो fx हमें मिल जाएगा, fx विल बी f cos 30, तो fx विल बी f इज 20 cos 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, cos 30 इज √3/2 एंड सो ऑन। तो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 20 इंटू √3/2, सो 2 10s, सो इट विल बी 10√3, दैट इज fx, ये कंपोनेंट हो गया। और fy कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f sin 30, f sin 30। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो आप बेटर ये रहेगा कि ये डायग्राम निकालो, इसमें साइन और कॉस अप्लाई कर लो। क्या अप्लाई कर लें? साइन और कॉस। तो अगर मैं बात करूं, इसका ट्रायंगल का नाम दे दूं OAB, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा निकालता हूं, सपोज आई एम रेडी टू डू इट, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा? विल गेट इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा इन ट्रायंगल OAB। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन साइन 30 लिखता हूं मैं, थीटा की जगह डायरेक्टली साइन 30। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो AB मतलब हमारा y कंपोनेंट है, AB इज y कंपोनेंट, राइट? AB y कंपोनेंट है, सो इट विल बी y बाई f, बट f इज 20, हाइपोटेनस 20 है, तो y कितना हो गया? 20 sin 30, वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी ट्रायंगल में cos 30 देख लें, तो cos 30 क्या मिलेगा? x/20, क्योंकि cos क्या होता है? एडजेसेंट, ये हमारा x है, तो x/20। सो वी कैन से x क्या हो गया हमारा? 20 cos 30। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप लोग हमेशा ये ट्रायंगल लेके काम कर सकते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में एक टर्म बोला है
कि द साइड विच इज अटैच विद द थीटा विल बी ऑलवेज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो ये साइड है, ये तो हमें नोन है। इसके अलावा दूसरा जो साइड थीटा से अटैच है, थीटा हमारा 30 है, तो ये साइड हमारा थीटा से अटैच है, तो ये कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, कॉस का कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ से निकाल दिए, ये एफ वाई मिल गया, एफ साइन 30, राइट। तो इसको आगे कंटिन्यू करना चाहे तो एफ इज 20 साइन 30, राइट। सो साइन 30 इज हाफ, सो एफ वाई हमें क्या मिल गया, 10 न्यूटन, राइट। एफ वाई जो है वो 10 न्यूटन हो गया। एफ मतलब फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, उसके वैल्यूज न्यूटन में। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने काम किया है, ये एफ वही रखा है बट ये एंगल मैंने 30 कर दिया। पहले 30 यहाँ था, पहले 30 यहाँ था। अगर मैंने एंगल का प्लेसमेंट चेंज कर दिया तो मुझे रिजॉल्व इस एफ को करना है। नाउ दिस साइड इज अटैच विद द थीटा, ये साइड थीटा से अटैच नहीं है, ये साइड थीटा से अटैच है। द साइड विच विल अटैच विद द थीटा विल बी ऑलवेज द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। एक ही चीज दिमाग में बिठा लें तो हमें ट्रायंगल का झंझट बार बार नहीं रहेगा। तो ये कंपोनेंट हमारा कॉस हो जाएगा, तो इट विल बी 20 cos 30 और ये 20 sin 30। एक तो कॉस हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर वाला दूसरा कंपोनेंट हमेशा साइन हो जाएगा। तो एफ वाई वी विल राइट इन दिस केस, इस एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में, तो एफ वाई विल बी 20 cos 30। तो 20 cos 30 इज √3/2, राइट, √3/, वो डिपेंड करता है हमारा। तो ये 10√3 हो गया, ये हमारा हो गया एफ वाई न्यूटन में। अभी एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ कोर्स इट विल बी 20 sin 30, क्योंकि मैंने बोला एक तो कॉस होगा, दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली साइन होगा। सो इट विल बी 20 × 1/2 दैट इज 10 न्यूटन। तो एफ एक्स मिल गया 10 न्यूटन, राइट। ये आई थिंक सो दैट पार्ट हैज़ बिन क्लियर। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस पार्ट में एक टर्म लिखा था, ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। वो हमेशा कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा ही रहने वाला है। सो जस्ट हमें यही याद रखना है कि जो साइड थीटा से अटैच होगा वो कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा होगा। यहाँ ये साइड थीटा से अटैच था, क्योंकि इसको हमें रिजॉल्व करना है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जिसको हमें रिजॉल्व करना है, उसके अलावा जो साइड थीटा से अटैच है, ये साइड थीटा से अटैच है, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर वाला आर साइन थीटा हो जाएगा। वही सेम केस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये साइड थीटा, इसको रिजॉल्व करना है, इसको, इस साइड को जो F20 है वो ये है, इसको रिजॉल्व करना है। तो इसके अलावा थीटा से अटैच साइड कौन सी है, ये है, तो ये हमारा कॉस हो जाएगा। तो इट विल बी एफ वाई विल बी एफ कॉस 30 और ये एफ साइन 30। दैट्स ऑल दैट आई डिड। अच्छा, अब एक थोड़ा सा और अगर हम लोग एक एडवांस की बात करें तो हम लोग ये एक काम करते हैं कि ये अगर सपोज कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई डैश, और हमें इनको रिजॉल्व करना है। F2 मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डाले, F2 इसको रिजॉल्व करना है। तो थीटा से अटैच ये साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, F2 cos 30, क्योंकि जो साइड थीटा से अटैच है वो cos होगा। तो मैं पहले F2 के बारे में लिखूं तो ये हो जाएगा F2 cos 30, और इसका ये था ना पार्ट, इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट ये है, तो ये क्या हो गया F2 sin 30, ये हो गया F2 sin 30। ओके, अब हमने F2 को रिजॉल्व कर दिया। ऐसे ही F3 को रिजॉल्व कर लें, तो F3 के लिए ये हमारा F3 है और ये 30 इधर है, तो इससे थीटा वाली साइड कौन सी अटैच है, ये x कंपोनेंट, तो ये cos हो जाएगा। तो F3 cos 30, इट विल बी F3 cos 30, राइट। अब दूसरा, एक तो F3 cos 30 हो गया, दूसरा इसके परपेंडिकुलर वाला, ये क्या हो जाएगा, साइन, F3 sin 30। तो जब हम इसको F3 को रिजॉल्व कर रहे हैं, F3 cos 30, तो ये हो जाएगा F3
साइन 30। अब तीसरा हम लोग रिजॉल्व करेंगे किसको, F1 को। तो ये हमारा 45 थीटा यहाँ से इस साइड से अटैच है, तो ये कॉस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी F1 cos 45, राइट। और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये वाला है, बिकॉज बीच में ये है, तो ये क्या हो जाएगा F1 sin 45। सो इट विल बी F1 sin 45, ठीक है। और फिर हम लोग मैकेनिक्स में आगे पढ़ते हैं एडवांस में थोड़ा, कि जब ऐसे हम लोग नंबर ऑफ वेक्टर्स एक जगह पे एक्ट होते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, बाय मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई एक्सिसेस, तो उनका एट इक्विलिब्रियम, अगर ये सारे फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम हैं, तो इस केस में हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होता है, सम ऑफ दो टर्म्स, पहला सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी 0, और दूसरा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो अगर हम देखें इधर का तो पॉजिटिव रहेगा, इधर का नेगेटिव रहेगा, इधर का पॉजिटिव रहेगा, इधर का नेगेटिव रहेगा। सो दिस प्लस दीज टू मस्ट बी 0, वो इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। और दीज टू प्लस दीज टू, दिस वन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा, राइट। सो ये वे है रिजॉल्व करने का वेक्टर्स को। ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, बाद में आप लोग पढ़ेंगे, बट आई थिंक सो अगर आपको कोई भी वेक्टर रेजोल्यूशन दिया रहेगा देन डेफिनेटली यू विल अंडरस्टूड। और हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। ओके, सो आज हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना था, सो वी कंप्लीटेड। एंड जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यू पीपल कैन कमेंट आल्सो कि आपको वीडियो कैसा लगा।